गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अभिनव श्रीवास्तव आप सबका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अपनी पिछली क्लासेस में मैंने आपसे दो अलग अलग विषयों पर बातें की हैं, जिनमें करंट अफेयर्स यानी समसामयिकी, जिसमें लगातार आपको अपडेट करने की कोशिश हमारे और हमारी टीम की ओर से की जा रही है। और इसके अलावा मैंने आपसे जिस एक अन्य विषय पर चर्चा की है वो एक अन्य विषय है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में दोस्तों हमने आपसे ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पर आपसे चर्चा की है और उसकी 3 क्लासेस आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन इसी क्रम में जैसा कि मैंने आपसे पिछली कक्षाओं में ये वादा किया था कि आपको अन्य विषयों पर भी कंटेंट और वीडियोज़ अवेलेबल कराए जाएंगे, तो हमारी आज की चर्चा उसी क्रम में आगे की ओर बढ़ रही है। लेकिन उससे पहले आज मैं आपसे एक गंभीर समस्या पर बात करूंगा और वो गंभीर समस्या, इसे हम कहते हैं दोस्तों सुपर बग। सुपर बग क्या है, इस पर पहले बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अंडमान की बात करेंगे तो अंडमान के समुद्री तटों पर जो रेत है, उस रेत में पाए गए विशेष प्रकार के जीवाणुओं की बात की जा रही है। इन्हीं जीवाणुओं को नाम दिया गया है सुपर बग। लेकिन ये जीवाणु हैं क्या? पहला प्रश्न आपके मन में ये उठ रहा होगा कि इन्हें सुपर बग क्यों कहा जा रहा है। दरअसल इनके लिए दोस्तों एक नाम इस्तेमाल करेंगे हम, वो है एंटीबायोटिक प्रतिरोधक जीवाणु। ठीक है, यानी ये एक प्रकार का एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कोविड-19 के प्रारंभिक चरण में, यानी इसकी जब पहली लहर 2020 में आई थी, तो उस समय भारत दुनिया के लिए एक प्रकार से कह सकते हैं आपकी ऐसे देश के रूप में अपने आप को स्थापित करने में कामयाब रहा, जिसने दुनिया भर को कोविड-19 से रिलेटेड या इसके लिए इन्फ्लुएंजा आदि के लिए जो दवाइयाँ हैं, जो एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं, उनका निर्यात किया और उसके लिए अपने आप को एक निर्यातक देश के तौर पर स्थापित किया। लेकिन चूँकि हम भारत में अगर बात करें तो भारत में हम सबसे बड़े एंटीबायोटिक उत्पादक तो है ही, पर साथ साथ अगर उत्पादन करते हैं तो हम उपभोग भी करते हैं। और इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। जैसा कि हमारे देश में जब कोई व्यक्ति सर्दी ज़ुकाम आदि से पीड़ित होता है, बुखार से पीड़ित होता है, तो वो किसी ऑथराइज्ड डॉक्टर के पास, किसी कह सकते हैं कि चिकित्सक के पास जाने के बजाय वो मेडिकल स्टोर पर जाता है और केमिस्ट से कहता है, भाई सर में बड़ा दर्द है, हाथ पैर में दर्द है, कोनो टैबलेट दे दो ठीक हो जाए, और वो उसे एंटीबायोटिक दवा कोई दे देता है। खासकर पैरासीटामोल का कोई कंपोजिशन दे देता है, निमोस्लाइड का कोई कंपोजिशन दे देता है। लेकिन ऐसे में अगर हम सामान्य समस्याओं के लिए भी एंटीबायोटिक दवाओं का इस्तेमाल करते हैं और अगर इस दौरान हम सुपर बग के संपर्क में आए हैं, तो ये सुपर बग यानी ये ऐसा जीवाणु जो एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर देता है, इसके कारण हमारे ऊपर किसी भी एंटीबायोटिक दवा का कोई असर नहीं होगा। और अगर ऐसा हुआ तो सामान्य सर्दी ज़ुकाम और बुखार भी आपकी जान ले लेने के लिए काफ़ी होंगे। ध्यान देना है दोस्तों, हमारे शरीर में ये सुपर बग कैसे प्रवेश करता है, तो ये किसी भी घाव के माध्यम से प्रवेश कर सकता है, चोट के माध्यम से प्रवेश कर सकता है, और ये एक और समस्या पैदा करता है दोस्तों, जिसे हम कहते हैं सेप्सिस। ये सेप्सिस नाम किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसे हम कहेंगे दोस्तों मवाद युक्त घाव। ठीक है, यानी हम इस मवाद युक्त घाव से पीड़ित हो जाते हैं और आगे चलकर ये हमारी मौत की वजह बन सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोविड-19 की जो समस्या है दोस्तों, इस कोविड-19 की समस्या ने सुपर बग के लिए आइडियल कंडीशंस प्रोवाइड कराई हैं, यानी कि इसने हमारे शरीर को इस हद तक नुकसान पहुंचाया है कि हम बहुत ही आसानी से सुपर बग के संक्रमण के शिकार बन सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले भविष्य में ये एक नई चुनौती
एक नई समस्या का कारण बनेगा। जैसा कि कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ शब्दों में कह दिया, भारत के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने साफ शब्दों में कह दिया कि सितंबर अक्टूबर तक भारत को कोविड-19 की तीसरी लहर का सामना करना पड़ सकता है। और इसके लिए जो 617 वेरिएंट है, जिसे आजकल भारतीय वेरिएंट कहा जा रहा है, इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है दोस्तों, ये एक गंभीर समस्या पैदा कर रहा है। तो इसके लिए ध्यान रखिए, जितने भी तरीके आपको बताए गए हों, जो भी तरीके आप जानते हों, उन तरीकों का इस्तेमाल करिए अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि सुरक्षा ही आज की इस गंभीरतम परिस्थिति में बचाव का एकमात्र तरीका है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, अगर हम आगे बढ़ें, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा, अगर इसमें आप सवालों की बात कर रहे हो, सवालों के बारे में सोच रहे हो, तो सुपर बग क्या है, तो आप कह सकते हैं ये एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है। ये कहाँ पाया गया, तो भारत में अंडमान में पाया गया, अंडमान के समुद्री तटों पर। ये किस तरह की समस्या का कारण बनता है दोस्तों, तो ये सेप्सिस की समस्या का कारण बनता है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है, यानी 3-4 सवाल यहाँ पर सीधे सीधे आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं दोस्तों जीएस के ही अधीन एक दूसरे टॉपिक की। कहा जाता है, और आपने इस चीज़ को पढ़ा भी होगा, आप इस बात से वाकिफ़ भी हैं, परिचित हैं, कि कोई भी सभ्यता तभी विकसित होती है जब वो अपने इतिहास का आकलन करती है, इतिहास में किए गए भूलों का अध्ययन करती है और इतिहास में प्राप्त की गई उपलब्धियों पर गर्व करती है और उन्हें दोहराने का प्रयास करती है। तभी सभ्यताएं अपने अस्तित्व को बचाए रखने में सफल होती हैं। ऐसे में इस सब्जेक्ट की भूमिका को नज़रअंदाज करना बिल्कुल भी संभव नहीं है, यानी इसे जिसे हम कह रहे हैं दोस्तों हिस्ट्री, यानी कि इतिहास। आप सभी जानते हैं दोस्तों, इतिहास के संदर्भ में आपसे जो सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि इतिहास के पिता कौन है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। तो फादर ऑफ हिस्ट्री के तौर पर हम लोग नाम जानते हैं दोस्तों हेरोडोटस का, ठीक है। हेरोडोटस एक यूनानी दार्शनिक थे, फिलोसोफर थे, लेकिन हर चीज़ का स्थानीयकरण होता है। इसी तरह से हमारे देश में नामों का भी स्थानीयकरण कर दिया जाता है, उसका भी भारतीयकरण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया पहला सवाल आपके लिए बन रहा है, गैर पारंपरिक सवाल है, और वो सवाल ये है कि फादर ऑफ हिस्ट्री यानी हेरोडोटस को भारतीय साहित्य में किस नाम से जाना जाता है। अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपका जवाब होना चाहिए हरिदत्त। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हेरोडोटस को हमारे इतिहास में, भारतीय साहित्यों में हरिदत्त का नाम दिया गया है। ये क्वेश्चन बहुत समानता रखता है, काफ़ी सिमिलैरिटी रखता है एक दूसरे सवाल से। जैसे हमारे यहाँ अगर भारत के इतिहास को देखा जाए तो प्रारंभिक स्थिति में जैन और बौद्ध धर्म के समकक्ष जो समय चल रहा था, उस समय मौर्य वंश एक ऐसे वंश के रूप में उदित होता है जिसने भारत के कबीलाई व्यवस्था को समाप्त करके एकीकृत अखंड भारत की संकल्पना को चरितार्थ किया, उसको वास्तविकता में तब्दील कर दिया, हकीकत में बदल दिया। और ये श्रेय जाता है मौर्य वंश के जिस सबसे प्रतापी शासक को, हम उसे नाम देते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। तो यहाँ पर भी आपके लिए एक सवाल बनता है, एक पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में किन नामों से बुलाया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए दोस्तों ध्यान रखिए कि आपको यहाँ पर नाम मिलेगा, पहला सैंड्रोकोट्स, दूसरा नाम एंड्रोकोट्स और तीसरा नाम सैंड्रोकोप्टस। ये 3 नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ये नाम हमें देखने को मिलते हैं हमारे इतिहास में। लेकिन आज मैं आपसे मौर्य वंश या अन्य किसी दूसरे वंश पर यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इतिहास के कहाँ से इतिहास का प्रादुर्भाव हुआ, इतिहास का जन्म कहाँ से हुआ, मैं इस पर आपसे बातें नहीं कर रहा हूँ और ना करना चाहता हूँ, बल्कि मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों हमारे इतिहास में। अगर आप मौर्य वंश के बाद देखें तो 2 हिस्सों की बात होगी, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की। इन दोनों क्षेत्रों में
अलग अलग साम्राज्यों का प्रादुर्भाव हमें देखने को मिलता है, अलग अलग साम्राज्यों का शासन हमें देखने को मिलता है। अगर आप दक्षिण भारत की बात करें, हालांकि आप दक्षिण भारत की संपन्नता से बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। जब दक्षिण में शासन हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य का, तो विजयनगर साम्राज्य में जो सबसे प्रभावी शासक रहा है उनका नाम आप अच्छी तरह से जानते हैं, कृष्णदेव राय। यहाँ पर भी एक सवाल है जिसका मैं आपको परिचय जरूर देना चाहूँगा। 4 ऑप्शन आपको मैं दूंगा। पहला नाम संगम, दूसरा सालू, तीसरा नाम है तुलुव और चौथा नाम है अरविडू। अगर आपसे यहाँ सवाल पूछता है कि कृष्णदेव राय जो विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक थे, अब आप ऐसे देखिए कि कृष्णदेव राय के प्रभाव का जो वर्चस्व था उनका, हमें ऐसा क्यों मानना पड़ता है कि दक्षिण भारत के वो सबसे प्रतापी राजाओं में से एक थे। इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है दोस्तों? क्योंकि आपने बाबर की जो जीवनी है, बाबरनामा, ये नाम आपने सुना होगा। इसमें भी एक सवाल है कि किस भाषा में लिखा गया, तो दोस्तों ये लिखा गया है आपका तुर्की भाषा में, और स्वयं बाबर ने इसकी रचना की है। तो बाबरनामा में जिसकी रचना तुर्की भाषा में की गई, इसमें पूछता है कि किन 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख मिलता है। अगर ये सवाल आपके सामने आया तो पहला नाम आपको मिलेगा राणा सांगा का, यानी राणा संग्राम सिंह का, जो कि जाने जाते हैं बाबर को भारत आमंत्रित करने वालों के लिए, उनके रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि बाबर जो कि एक बाहरी है वो भारत आएगा और सल्तनत काल के अधीन जो आखिरी राजवंश था जिसे हम लोग लोदी वंश के नाम से जानते हैं, लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित करेगा, थोड़ी बहुत लूटपाट करेगा और भारत से चला जाएगा। ऐसा मान करके इन्होंने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध बाबर को आमंत्रित किया। लेकिन बाबर को जब भारत की आबो हवा इतनी पसंद आई, भारत का जो क्षेत्र था इतना पसंद आया कि उसने यहाँ से जाने का इरादा बदल दिया और तब राणा सांगा का दांव उल्टा पड़ गया। हालांकि एक हाथ और एक आंख न होने के बावजूद और शरीर पर 80 से ज़्यादा जख्मों के होने के बावजूद 18 से भी ज़्यादा लड़ाइयाँ राणा सांगा ने जीती थी। और ऐसे में ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि बाबर अपनी किताब में किस एक हिंदू राजपूत शासक का नाम लिखता है, तो वो नाम है आपका राणा सांगा का, और दूसरा नाम विजयनगर के ही कृष्णदेव राय का मिलता है। तो ऐसे में ये बात साबित होती है दोस्तों कि कृष्णदेव राय एक ऐसे शासक थे जिनका प्रभाव इतना अधिक था कि बाबर ने अपनी जीवनी में उनका भी जिक्र किया है। अब कृष्णदेव राय के समय में दक्षिण भारत बहुत संपन्न था और दक्षिण भारत की संपन्नता का पता हमें उस समय के इटली से आने वाले एक यात्री निकोलो कांटी के यात्रा विवरण से मिलता है। क्योंकि निकोलो कांटी अपने यात्रा विवरण में ये लिखता है कि जब मैं भारत गया तो मैंने वहाँ के आम नागरिकों को रेशम यानी कि सिल्क के कपड़े पहने देखा, जबकि हमारे यहाँ यानी कि यूरोप में केवल राज परिवारों के लोग ही रेशम के कपड़े पहनते थे। ऐसा विवरण निकोलो कांटी देता है। तो सिल्क के कपड़े अगर कृष्णदेव राय के शासनकाल में आम नागरिक पहन रहे हैं तो इसका मतलब यही था कि विजयनगर और उसी के अनुरूप दक्षिण भारत की संपन्नता अपने चरमोत्कर्ष पर थी, अपने शीर्ष पर थी। तो दक्षिण में इन सब के अलावा पूछता है एक सवाल कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय इन चारों में से किस वंश के थे। अगर आपके सामने ये ऑप्शन आता है संगम, सालुव, तुलुव और अरविडू, तो आपका सही जवाब होगा दोस्तों तुलुव वंश की। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भी आपको 4 सवाल मिल गए हैं। पहला विजयनगर के राजा का नाम, तो आपका कृष्णदेव राय। बाबर नामा जो है इसकी रचना किसने की है, तो इसका जवाब आपके पास है बाबर ने स्वयं की है। ये आपका दूसरा सवाल है। ये किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका जवाब है तुर्की भाषा में। तीसरा क्वेश्चन, बाबर ने अपने जीवनी में किन 2 हिंदू राजाओं का उल्लेख किया है, तो राणा सांगा और कृष्णदेव राय का। ये चौथा सवाल है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत की यात्रा पर आया या दक्षिण की यात्रा पर आया, तो निकोलो कांटी। ये आपका 5वां सवाल हो जाता है। और ये किस देश से आया, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ये किस देश से आया निकोलो कांटी, तो आप कह सकते हैं
इटली से आया था। ये आपका छठा सवाल बन जाता है। और सातवां सवाल कि कृष्णदेवराय किस वंश का शासक था संगम काल के अधीन, तो आपका जवाब होगा तुलुव वंश का। तो ये 7 सवाल आपको यहाँ पर मिले हैं, पर मैं दोबारा दोहराता हूँ कि अभी हम अपने उस कंटेंट पर नहीं पहुँचे हैं जिस पर हम आपसे आगामी 1-2 कक्षाओं में चर्चा करेंगे। चलिए वहाँ उस मुद्दे पर आ जाते हैं, अपने मुख्य विषय पर आ जाते हैं, मुख्य टॉपिक पर। तो दक्षिण भारत में मौर्य वंश के पतन के बाद देखा जाए तो 2 नाम हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो हमें उत्तर भारत में जिस वंश का प्रभाव देखने को मिलता है दोस्तों, वो वंश है कुषाण वंश का। और अगर यही प्रश्न हम दक्षिण भारत के लिए देखें तो दक्षिण भारत में मौर्य वंश के पतन के बाद 2 राजवंशों का प्रभाव देखने को मिलता है, जिसमें से पहला वंश हमें मिलेगा सातवाहन वंश और दूसरा वंश आपको मिलेगा वाकाटक वंश। ये 2 नाम, क्योंकि सातवाहनों के पतन के बाद वाकाटक राजाओं ने अपना प्रभाव बढ़ाया, अपनी शक्तियां बढ़ाई और दक्षिण भारत पर नियंत्रण कर दिया, दक्षिण भारत पर शासन किया। लेकिन कुषाण वंश, सातवाहन वंश और वाकाटक वंश के अलावा जब कुषाण वंश का उत्तर भारत में पतन हुआ तो उस समय एक ऐसे वंश का उदय हुआ, और वही वंश हमारे और आपकी चर्चा का विषय है, जिसे हम जानते हैं दोस्तों गुप्त काल के नाम से। ठीक है, ये हमारी चर्चा का विषय है। हालांकि यहाँ से भी सवाल हैं, मैं उनकी भी अगर आपसे बात कर लूँ तो मुझे लगता है बेहतर होगा। संक्षिप्त परिचय, हमेशा इतिहास के बारे में अगर देखा जाए तो हम इतिहास को एक स्टोरी के आधार पर, एक कथानक के आधार पर अगर पढ़ें तो ये विषय बहुत आसान हो जाता है, और रटने की जो ज़रूरत इतिहास में समय को, नामों को, तिथियों को, वर्षों को पड़ती है, उसकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए हम कुषाण वंश की बात करते हैं कि मूलतः कुषाण थे कौन, क्या ये वास्तविक नाम है इनका कुषाणों का? इस संबंध में भी आपको 3-4 प्रश्न देखिए दिखाई देंगे। पहला सवाल आपका कि कुषाण कहाँ से आए थे, या कुषाणों में सबसे प्रतापी राजा कौन था? तो दोस्तों कुषाण वंश में सबसे प्रतापी राजा हमें दिखाई देता है कनिष्क। दूसरा सवाल कि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्कों का प्रचलन किस शासन में हुआ, या किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो आप इसका भी जवाब दे सकते हैं, सबसे शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाणों के शासनकाल में ही प्रचलित हुए। तीसरा नाम, भारत में स्थापत्य की कौन सी शैली को जन्म दिया कुषाणों ने? तो स्थापत्य की जिस शैली के जन्मदाता माने जाते हैं कुषाण, उसे हम कहते हैं दोस्तों गांधार शैली। ठीक है, आपसे फिर पूछ सकता है कि गांधार शैली किन 2 शैलियों का मिश्रण माना जाता है? तो याद रखिए ये दोस्तों कि ये यूनानी और भारतीय शैली का मिश्रण माना जाता है। फिर से आपका चौथा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि गांधार शैली में सबसे ज़्यादा क्या बनाया गया? तो याद रखिए गांधार शैली में काले ग्रेनाइट पत्थरों से, ध्यान रखिएगा काले ग्रेनाइट पत्थरों से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रचनाएं बनाई गई हैं वो हैं भगवान बुद्ध की मूर्तियां। ठीक है, और एक प्रश्न और यहां पर देख लें जो इसी कुषाण वंश से रिलेटेड होगा कि कनिष्क के शासनकाल में जिस गांधार शैली का निर्माण किया गया, इससे रिलेटेड जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ पर रखे गए हैं? तो ये पुरातात्विक अवशेष दोस्तों इन्हें रखा गया है मथुरा के संग्रहालय में, और यहीं पर कनिष्क की एकमात्र प्रतिमा मौजूद है जो सिर विहीन है, यानी इसमें सिर मौजूद नहीं है। ये प्रतिमा भी आपकी जो है मथुरा संग्रहालय में मौजूद है। तो आप देखिए कि इसके पहले मैंने आपसे 7 अलग अलग सवालों पर चर्चा की, और अगर आप सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन निकालने का प्रयास करिए तो आपको यहाँ पर 7 अलग अलग सवाल दिखाई दे जाते हैं, जिनमें कुषाण वंश के प्रतापी राजा के रूप में किसका नाम लिया जाता है? तो आपका जवाब है दोस्तों कनिष्क का नाम ले सकते हैं।
सबसे शुद्ध सोने के सिक्के किस वंश के शासनकाल में प्रचलित हुए? तो कुषाणों के शासनकाल में प्रचलित हुए। फिर से स्थापत्य की कौन सी शैली के जन्मदाता माने जाते हैं कुषाण? तो उसका जवाब है आपके पास गांधार शैली के। गांधार शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? तो यूनानी और भारतीय शैली का मिश्रण है। गांधार शैली में सबसे ज़्यादा किस प्रकार के स्थापत्य का निर्माण किया गया? तो काले ग्रेनाइट पत्थरों से बुद्ध की मूर्तियां बनाई गईं। गांधार शैली में निर्मित पुरातात्विक अवशेष कहाँ पर अवस्थित हैं? तो मथुरा संग्रहालय में अवस्थित हैं। और कनिष्क की भारत में मौजूद एकमात्र सिरविहीन प्रतिमा कहाँ पर स्थित है? तो वह भी आपकी मथुरा संग्रहालय में स्थित है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न और जान लें दोस्तों कि कुषाण जो थे ये मूलतः भारतीय नहीं थे, बल्कि ये जो थे आपके उत्तर पश्चिमी एशिया पे निवास करते थे दोस्तों। उत्तर पश्चिमी एशिया में जो कबीले थे उन्हीं कबीले में से एक कबीला था यूची कबीला। और इसी कबीले को जब ये कबीला भारत आया तो इस कबीले का नाम बदल कर क्या बन गया? कुषाण बन गया। ठीक है दोस्तों, एक प्रश्न और जानना है। अगर कहता है कि यूची कबीले ने उत्तर पश्चिमी एशिया को क्यों छोड़ दिया, यानी चीन के उत्तर पश्चिमी सीमा पर जब ये निवास करते थे तो इन्होंने अपने निवास क्षेत्र को त्याग क्यों दिया, वहाँ से ये भारत क्यों चले आए? तो इसका भी जवाब है, और वो जवाब है दोस्तों कबीलों के बीच होने वाला पारस्परिक मतभेद, उनके बीच होने वाली लड़ाइयाँ। और उन लड़ाइयों में यूची कबीले को वहाँ से भागने के लिए मजबूर कर दिया एक अन्य कबीले ने, जिसका नाम है हिंगनू कबीला। ठीक है दोस्तों, हिंगनू कबीला वो कबीला है जिसने इन्हें वहाँ से भागने के लिए विवश कर दिया। तो आप देखिए कि सिर्फ एक नाम से कैसे इतिहास के सिर्फ एक नाम से, सिर्फ एक वंश से तथ्यात्मक रूप में हमें 10 से भी ज़्यादा सवाल मिल गए, वो भी तब जबकि हम अभी इस टॉपिक को पढ़ नहीं रहे हैं, हम केवल जिसे पढ़ना है उस क्रम में यहाँ से होकर गुजर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यही चीज़ आपको अपने हिस्ट्री को पढ़ते समय रखने की आवश्यकता है। यही शैली और यही तरीका आपको अपनाना चाहिए इतिहास को पढ़ते समय, कि अगर आप स्टोरी को जानते हैं। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपसे थोड़ा सा, एक बहुत ही हास्यास्पद, बहुत ही मजाकिया एक घटनाक्रम है, उसके बारे में मैं बात कर दूँ। कनिष्क की अगर बात की जाए तो कनिष्क एक ऐसा शासक था जिसने अपने जीवन में लगभग जितनी लड़ाइयाँ लड़ी, अधिकांश लड़ाइयाँ वो जीता ही, वो कभी हारा नहीं। लेकिन एक ऐसे शासक का अंत कैसे हुआ, ये कई बार हमारे कई छात्र जब ऑफलाइन क्लासेस होती हैं तो उनमें कई छात्रों का ये प्रश्न होता है कि सर कनिष्क की मृत्यु कैसे हुई। तो इसका भी बड़ा सिंपल सा, बड़ा ही मजाकिया जवाब है। कनिष्क दरअसल लड़ाइयाँ लड़ता था और उसे युद्ध लड़ने का शौक़ था। एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो युद्ध लड़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक रहता था, उत्साहित रहता था, और पूरे जोशो खरोश के साथ वो लड़ाई में भाग लेता, और उसका यही उत्साह उसकी जीत की सबसे बड़ी वजह था। लेकिन उस लड़ाई की वजह क्या होती थी दोस्तों? उसे इन लड़ाइयों में दो चीज़ों का मतलब होता था, दो चीज़ों से उसे मतलब होता था। पहली चीज़ होती थी लड़ाइयों में लूट में मिला हुआ धन था, वो उनकी संपन्नता का एक बहुत बड़ा कारण था। और दूसरा, जब वो किसी राज्य पर आक्रमण करता और जीत हासिल कर लेता तो वो उस राज्य की राजकुमारी या उस राज्य की सबसे सुंदर कन्या से विवाह कर लेता था। ऐसे में सैनिकों में इस बात को लेकर के बड़ा आक्रोश था कि हमें क्या मिलता है, राज्य ये जीतते हैं, धन संपदा खजाने में जाती है, और राजकुमारी से विवाह भी ये करते हैं, तो फिर हमें क्या मिलता है। इस बात को लेकर सैनिक चूँकि बड़े नाराज़ रहते थे, और ऐसे में सैनिकों ने क्या समाधान निकाला, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। और एक दिन जब युद्ध समाप्त होने के बाद कनिष्क अपने टेंट में विश्राम कर रहा था, आराम कर रहा था दोस्तों, तो उसके अपने सैनिक मुगदर लेकर पहुँचे, और रात में सोते समय कनिष्क को मुगदर से पीट कर उसके अपने सैनिकों ने ही मार डाला। हालांकि इतिहास के किसी किताब में इस बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार से विवरण देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये कहानी ऐसा प्रचलित है, एक लोक कथा है, इस तरह की कहानी प्रचलित है। तो ये एक बहुत ही मजाकिया आंसर हो जाता है कि एक राजा जिसे विवाह करने का बड़ा शौक़ था, वो विवाह ही उसकी मौत की वजह बन गया। तो हमने अभी बात की दोस्तों उत्तर के कुषाण वंश पर, थोड़ी सी चर्चा कर ली आपसे। हमें पढ़ना है गुप्त काल के बारे में,
लेकिन गुप्त काल तक पहुंचने के दौरान या उस पूरी प्रक्रिया में हम बीच के वंशों पर भी बात करते हुए चल रहे हैं, और उसमें एक बात और हम करेंगे सातवाहन वंश पर। देखिए दोस्तों, सातवाहन क्या है, कौन है? तो भारत में सबसे लंबे समय तक एंशिएंट हिस्ट्री में शासन करने वाले वंशों में नाम लिया जाता है सातवाहन वंश का। और सातवाहनों को जो इनका शासनकाल है वो ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर ईस्वी तक चलता रहा, यानी बीसी से एडी तक शासन करने वाला इकलौता राजवंश आपका माना जाता है सातवाहन वंश। इस वंश में कुल 17 राजा हुए हैं, 17 शासकों का उल्लेख हमें यहाँ पर पढ़ने को मिलता है। और इन 17 शासकों में जो सबसे प्रतापी शासक का नाम आप देखेंगे, उसका नाम हम लोग पाते हैं दोस्तों गौतमी पुत्र सातकर्णी। ये नाम आपको यहाँ पर मिलेगा। गौतमी पुत्र सातकर्णी सबसे प्रतापी राजा इस वंश का माना जाता है। इसके अलावा इस वंश में एक और राजा है जिसका नाम है हाल। ठीक है, हाल जो शासक है ये एक राजा कम और कवि ज़्यादा था। तो यहाँ भी सवाल पूछता है कि सातवाहन वंश का वो कौन सा शासक था जो एक शासक कम और कवि अधिक था? तो आप इसका नाम ले सकते हैं हाल का। गौतमी पुत्र सातकर्णी को भारत में शकों का पूर्णतया उन्मूलन करने के लिए जाना जाता है। शक जो कि एक बर्बर प्रजाति थी, जिसके लिए एक नाम और इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, हम इन्हें सीथियन भी कहते हैं। तो शकों का उन्मूलन करने के कारण इसका जो उपाधि ली जाती है उसमें एक उपाधि मिलती है छहरात निदु सरस। ठीक है दोस्तों, छहरात निदु सरस ये उपाधि जो हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए मिलती है। इसके अलावा इसका एक नाम और भी मिलता है दक्षिणापथेश्वर, यानी संपूर्ण दक्षिण भारत का स्वामी। और इसके एक और उपाधि का नाम अगर हम लिखें तो ये है त्रिसमुद्र तोय पीता वाहन। ये नाम भी हमें इसके लिए मिलता है, यानी इसका अर्थ हुआ जिसके घोड़े ने तीनों समुद्रों का पानी पिया हो। यानी कि आप कह सकते हैं अरब सागर, नीचे हिंद महासागर और पूर्व में आपका बंगाल की खाड़ी। तो इसका सीधा अर्थ हुआ कि संपूर्ण दक्षिण भारत पर जो अधिकार था, उसका जो नियंत्रण था, वो गौतमी पुत्र सातकर्णी का था। इसके अलावा ये वंश एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, और वो है दोस्तों कांच के सिक्कों का प्रचलन करने के लिए। तो कांच के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए? तो उसका भी जवाब आपके सामने है, सातवाहन वंश के शासकों ने कांच के सिक्के चलाए, कांच के सिक्कों का प्रचलन किया। एक बात और देख लेते हैं, एक नाम मिलता है दोस्तों यहां पर नागनिका का। कौन है नागनिका? हम लोग जब प्रश्न पढ़ते हैं तो एक क्वेश्चन आता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन? और जब भी आप प्रथम महिला शासिका का नाम पढ़ते हैं तो आप बेहिचक जिसका नाम लेते हैं दोस्तों वो है रजिया सुल्ताना। लेकिन ऐसा नहीं है कि रजिया सुल्ताना ही हमारे देश की प्रथम महिला शासिका थी। इसके अलावा अगर आप सातवाहन वंश का विस्तार से अध्ययन करिए तो सातवाहन वंश के संस्थापक शासकों में एक नाम मिलेगा आपको सीमुक का। ठीक है दोस्तों, तो सीमुक जो था, इसकी जो बहू थी, इसकी जो पुत्रवधू थी, इसी का नाम था नागनिका। और सीमुक का पुत्र था जिसका नाम था श्री कृष्ण। ठीक है, इसी श्री कृष्ण और इसके उपरांत श्री सातकर्णी, ये दो नाम आपको मिलेंगे। तो श्री कृष्ण और उसके बाद श्री सातकर्णी नाम आप जो देख रहे हैं उसी की पत्नी थी नागनिका। लेकिन श्री सातकर्णी और श्री कृष्ण की बहुत कम आयु में मृत्यु हो जाने के कारण, बहुत कम उम्र में मृत्यु हो जाने के कारण उसके जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे और वो गद्दी पर बैठने के लिए योग्य नहीं थे। ऐसे में जो नागनिका थी उसने ये काम किया, यानी नागनिका जो है प्रथम महिला संरक्षिका के रूप में इसने गद्दी पर शासन किया।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही रेयर क्वेश्चन है, जो जल्दी देखने को मिलता तो नहीं है, लेकिन जब ये क्वेश्चन सामने आता है तो हम पाते हैं कि हम इसके उत्तर से अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। पर आशा करता हूँ कि अब अगर कभी आपके सामने ये सवाल आएगा तब आप नागनिका का नाम ज़रूर ले पाएंगे। तो दोस्तों, हम आपसे पहले ही ये बात कह चुके हैं कि हमारी जो चर्चा होनी है वो गुप्त काल पर होनी है, लेकिन अगली कुछ कक्षाओं में हम इस पर विस्तार से आपसे बातें करेंगे। लेकिन गुप्त काल तक जाने से पहले भारत के उत्तर और दक्षिण में मौजूद जिन वंशों पर मैंने आपसे चर्चा की, उनमें आप देखेंगे कि सबसे बढ़िया नाम आपको मिल रहा है सातवाहनों का, और सातवाहनों के अलावा एक और नाम जो यहाँ पर आपने देखा वो था कुषाण वंश का। आगे की चर्चा हम आपसे आपकी अगली क्लास में करेंगे, जिनमें हमारे केंद्र में चर्चा का जो विषय केंद्र होगा वो होंगे गुप्त शासक। तब तक के लिए दोस्तों स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए, क्योंकि ऐसे में किताबें और आपका ये स्टडी ही और आपका अपना इंस्टीट्यूट द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट, यही आपके सबसे बड़े साथी हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।